हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। हमारी वही क्वेश्चंस की सीरीज है कंसेप्ट्स वाली, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स यू चूज अ क्रिमिनल लाइफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा। और वो कंसेप्ट क्या है, हम यूजुअली बोलते हुए जो गड़बड़ कर देते हैं। इसमें देखिए कि लाइफ का एक एडजेक्टिव लिखा है, कौन सा? क्रिमिनल। क्या लाइफ कभी क्रिमिनल हो सकती है? जैसे मैं कह दूं कि क्रिमिनल लाइफ, तो क्रिमिनल लाइफ का मतलब क्या होगा? लाइफ जो क्राइम करे। लाइफ क्राइम करती है क्या? नहीं। हाँ, लाइफ किसी क्राइम का पार्ट हो सकती है। क्रिमिनल पर्सन होता है। ये जो क्रिमिनल है ना, वो क्रिमिनल पर्सन होगा कोई। ठीक है, तो इसको कैसे सही करेंगे? अ क्रिमिनल लाइफ की जगह पर आप लिखोगे अ लाइफ ऑफ क्राइम, ये आएगा इसके अंदर। ये ठीक वैसे ही है जैसे कई बार हम लोग बोल देते हैं कि माय इंग्लिश टीचर, माय इंग्लिश टीचर। अब जैसे आप लोग अगर मुझे कह दो कि ही इज माय इंग्लिश टीचर, तो मैं आपका इंग्लिश टीचर नहीं हूं। ठीक है, मैं क्या हूं? टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हूंगा। इंग्लिश टीचर का मतलब तो वो हुआ हु इज रिलेटेड टू इंग्लैंड। अपने यही गंगानगर के हैं, कहां से इंग्लैंड के हो गए? और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भारत देश से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड वगैरह से बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश जो इंग्लैंड से रिलेट करे। अ टीचर हु इज रिलेटेड टू इंग्लैंड, वो क्या कहलाएगा? इंग्लिश टीचर। तो ये है इसका जो लॉजिक है ना। कर लो नोट इसको आप। नेक्स्ट, व्हेन वी रिटर्न होम वी होप टू कंट्रीब्यूट इन माई कंट्रीज, या आर कंट्रीज कर दो, चाहे इसको आर लिख दो वो भी ठीक है, इन आर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये जो कंट्रीब्यूट होता है ना, जो वर्ब है कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट के साथ में आपने हमेशा इन या एट या कुछ और नहीं लगाना। कंट्रीब्यूट के साथ में हमेशा आएगा टू। तो यहां पर कंट्रीब्यूट टू हो जाएगा। कंट्रीब्यूट टू हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ये याद रखना कि जो कंट्रीब्यूट वर्ब है, इसके साथ में आपको हमेशा टू का यूज करना है। किसका यूज करना है भाई? कंट्रीब्यूट के साथ में टू, अगर ये वर्ब है तब। ठीक है, नेक्स्ट। दीज पीपल वॉन्ट टू कंट्रोल ओवर आर लाइव्स। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय आप लगाइए इस पर। जैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस और देता हूं। जैसे मैंने ये लिखा, शी हैज नो कंट्रोल ब्लैंक हर ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये सेंटेंस है। थोड़ा सा अब है ना, कंट्रोल में फर्क देखना कि जो दो कंट्रोल लिखे हैं उनमें फर्क क्या है। एक अगर मैं ये लिख दूं कि शी डज नॉट कंट्रोल दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा देखो, इन दोनों कंट्रोल वर्ड के अंदर डिफरेंस क्या है। जो ऊपर वाला मैंने कंट्रोल वर्ड लिखा है वो क्या है? ये एक नाउन है। नाउन है, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि इससे पहले एक एडजेक्टिव आ गया, या कह दो एक डिटर्मिनर आ गया। डिटर्मिनर या एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज होता है, तो ये नाउन बन गया। शी डज नॉट कंट्रोल। अब यहां पर ये कंट्रोल क्या है? ये है एक वर्ब, ये हुई हेल्पिंग वर्ब, और ये आ गई इसकी मेन वर्ब। तो देखिए, कंट्रोल जो एक वर्ब है ना, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए।
ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है, और अगर ऐसी कोई वर्ब है जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, सिर्फ एक केस में प्रीपोजिशन का यूज होता है, फ्रेजल वर्ब के केस में, है ना। तो कंट्रोल कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर कंट्रोल कभी भी वर्ब होगा तो इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर कंट्रोल जो है वो एक नाउन है तो इसके बाद में आपको एक प्रीपोजिशन ओवर का यूज करना होगा। शी हैज नो कंट्रोल ओवर हर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों यूज करते हैं ऐसे? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कौन करेगा? प्रीपोजिशन। तो यहां पर आप देखिए कि कंट्रोल क्या है। दीज पीपल वॉन्ट, वॉन्ट क्या हुआ? वॉन्ट हो गया वर्ब। ये वॉन्ट क्या है? ये एक वर्ब है। और फिर क्या है? 2+V1। अब चाहे ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो, 2+V1 है ना, चाहे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब है ना, तो इसके साथ में ओवर का यूज नहीं होगा। ये इसका आंसर बनेगा। दीज पीपल वांट टू कंट्रोल आवर लाइव्स। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। लिख लिया होगा। नेक्स्ट, I have written my address on the top right hand corner. I have written my address on the top right hand corner। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, इसको समझने के लिए भी मैं आपको पहले दो सेंटेंस और देता हूं। जैसे मैं ये लिख दूं कि they will meet us blank the corner। ठीक है, ये कॉर्नर आ गया एक तो, और एक मैं लिखूं he set the table blank the corner। देखिए, कॉर्नर जो है ना, इसके भी दो मीनिंग होते हैं। एक कॉर्नर का मतलब होगा कि वो एरिया को डिफाइन करेगा। जैसे मान लो मैं कह दूं किसी रूम का कॉर्नर है, ठीक है, या फिर किसी एरिया का कोई कॉर्नर हो गया। कोई रूम है, कोई हॉल है, कोई ऐसी जगह कि जो एक एरिया को डिफाइन करे, एक वो वाला कॉर्नर होता है। एक वो होता है कि जो पॉइंट को बताए, एक वो कॉर्नर होगा जो पॉइंट को बताएगा सिर्फ। और पॉइंट को बताने वाला कॉर्नर, जैसे वो नहीं होता कि दुकानें होती है, स्वीट कॉर्नर, कोई शॉप बनी हुई है, वो कॉर्नर में कोई मान लो किसी ने लिख दिया पिज्जा कॉर्नर, सॉरी, तो वो जो है ना पिज्जा कॉर्नर टाइप का जो है, कितना गंदा लिखा पॉइंट यहाँ पर, पिज्जा कॉर्नर वगैरह ये जो होते हैं, ये जो शब्द होते हैं ना, ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ये। ठीक है, तो जब भी कॉर्नर की बात होगी, कोई वो एरिया की बात कर रहा है, तो ये जैसे ये एरिया है, या फिर वो कॉर्नर की बात कर रहा है तो वो पॉइंट की बात कर रहा है। तो अगर कॉर्नर में अगर वो पॉइंट की बात करेगा तो आपको एट का यूज करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, दे विल मीट अस एट द कॉर्नर, क्योंकि पॉइंट है। और ही सेट द टेबल इन द कॉर्नर। एरिया जब भी आएगा, वो एरिया किसका होगा भाई? रूम का होगा, या फिर वो कोई ग्राउंड का होगा, कुछ भी आ सकता है। तो वो अगर एरिया डिफाइन करेगा ना, तो एरिया के लिए आपको इन लिखना है, पॉइंट के लिए एट लिखना है। अब आप ये वाला सेंटेंस देखो, सेंटेंस कर रहा है आई हैव रिटन माई एड्रेस ऑन द टॉप राइट वगैरह, ये सब लिखा उसने। ये जो है ना, अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश में ऑन यूज होता है पॉइंट के लिए, लेकिन हमें इसको प्रेफर करना है। अब जैसे वो कहता है कि इस कॉर्नर में लिख दिया, अब इस कॉर्नर में लिखा तो भाई ये पॉइंट नहीं है, कुछ ना कुछ तो इधर लाइंस वगैरह आएगी ना। तो ये पॉइंट ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक एरिया हो जाता है स्पेसिफिक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन की जगह पर इन आ जाएगा। आई हैव रिटन माई एड्रेस इन द टॉप राइट कॉर्नर, इन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, दे वर एग्री टू जॉइन अस बिफोर एनीवन एल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो।
यहाँ पर बी के बाद में एग्री लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ये देखिए कि एग्री क्या होता है। एग्री एक वर्ब है, और किस तरह की वर्ब है, यह एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब होने का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। पहले तो इस बात को नोट कीजिए कि एग्री जो है वो एक वर्ब है, और कैसी वर्ब है, वो एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब होने का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, और अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका कोई पैसिव वॉइस भी नहीं बनता, पहली बात। दूसरी चीज आप देखिए कि बी, बी जो है वो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है और मेन वर्ब का काम भी करता है। तो जब ये मेन वर्ब बनेगा तब तो इसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। कौन यूज होगा भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई एडवर्ब यूज हो जाएगा। खैर ये वाली बात इसके मेन वर्ब होने पर है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है अभी, अगर ये हेल्पिंग वर्ब बने तब। तो ये जब भी हेल्पिंग वर्ब बनता है तो इसके बाद मेन वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म यूज होती है, या फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तीसरा कोई पॉइंट नहीं है, या तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पैसिव वॉइस। मतलब क्या हुआ, बी प्लस वी थ्री जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है, बी प्लस आईएनजी क्या होता है, वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका मतलब बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो कभी आता ही नहीं है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या करें भाई, क्या करें फिर, इस मेन वर्ब को आईएनजी में चेंज कर दें या थर्ड फॉर्म में, तो दोनों ही नहीं होगा। थर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। आईएनजी फॉर्म में इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है, दे वर एग्रीइंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क को हटाओ, दे एग्रीड कर दो। दे एग्रीड टू जॉइन अस बिफोर एनीवन एल्स। देखिए आपको जो भी डाउट आए ना, मान लीजिए कि आपको फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आ गया, तो आप कमेंट कर दीजिए कि फिफ्थ क्वेश्चन एक बार और अगली क्लास में रिपीट कर दीजिए, तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल्ड कंसेप्ट इसका मैं बता दूंगा। ठीक है, पूछा कीजिए आप, इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, आई हैड लॉस्ट माई कंट्रोल एंड क्रैश्ड इनटू अ पोल। देखिए ये जो कंट्रोल जो है ना, नाउन है जो कंट्रोल, इसके साथ में कोई भी पोजेशन का यूज नहीं होता, कोई भी पोजेशन का यूज इसके साथ में नहीं होता, तो माई नहीं आएगा। आई हैड लॉस्ट कंट्रोल एंड क्रैश्ड इनटू अ पोल, सीधा सा आंसर ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाय रीडिंग क्विकली आई कुड फिनिश द बुक बिफोर द लेक्चर फिनिश्ड। देखो ये मैंने ना जो इसी यूट्यूब पर आपको मॉडल्स जो करवाए हैं, मॉडल्स के अंदर जो कुड वाला पोर्शन है आप उसे देखिएगा, मॉडल्स में कुड, उसके अंदर मैंने इसकी बहुत अच्छी डिटेल बताई है, जो कि मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कुड जो होता है ना, कुड, ये आपको क्या बताता है, ये आपको पास्ट की जनरल एबिलिटी बताता है, पास्ट की जनरल एबिलिटी बताएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बात हो जाए पास्ट में, मान लो मैं कह दूं कि कोई भी स्पेसिफिक एबिलिटी, या फिर कहें हम वन टाइम एबिलिटी की बात हो कि एक बार ऐसा कर पाया था मैं, इस तरह की बात होती है ना कि ये मैं ऐसा कर पाया था, तब हम लोग कुड का यूज ना करके हम लोग वॉज एबल टू या फिर मैनेज्ड टू का यूज करते हैं। मैनेज्ड टू, वॉज एबल टू या मैनेज टू का यूज किया जाता है कब, जब स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। अब आप कहोगे पास्ट की जनरल एबिलिटी, जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये उसके किसी व्यक्ति के पास्ट की एबिलिटी की बात हो गई, और ये जनरल एबिलिटी है उसकी पास्ट की। ठीक है,
आप लिख दो चाहे इसके अंदर आई कुड, ये इतना ऊपर मुझे लगता है दिखेगा नहीं, जैसे मैं लिख दूं आई कुड प्ले वेल, ये लो। तो ये पास्ट की एक जनरल एबिलिटी हो गई। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, बाय रीडिंग क्विकली आई कुड फिनिश द बुक बिफोर द लेक्चर फिनिश्ड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया ये जो फटाफट पढ़ के मैं उसको जल्दी खत्म कर पाया था, तो यहाँ पर कुड फिनिश नहीं आएगा, आई मैनेज्ड टू फिनिश, या फिर आई वॉज एबल टू फिनिश। आई मैनेज्ड टू फिनिश क्योंकि ये स्पेसिफिक एक घटना की बात हो रही है। डिटेल में और देखना चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मॉडल्स वाली, ठीक है। वीडियो को पॉज करते हैं फटाफट, देखिए नेक्स्ट। आई वॉज लेट सो आई डिसाइडेड टेकिंग अ टैक्सी होम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए इसको, देखो इसके अंदर क्या है कि आपको एक वर्ड दे दिया, बहुत ही प्यारा वर्ड दिया है, आई वॉज लेट सो आई डिसाइडेड। डिसाइडेड आपको एक वर्ब दे दी, डिसाइडेड। देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज ना करके हम लोग टू प्लस वी वन का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये याद होगा कि जो ये टू प्लस वी वन होता है, टू प्लस वी वन मेन वर्ब के बाद का एक्शन होता है। टू प्लस वी वन कैसा एक्शन है भाई? मेन वर्ब के बाद का एक्शन है। अब जब वो कह रहा है कि आई डिसाइडेड, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, आई डिसाइडेड, डिसाइड किया है, अभी काम हुआ नहीं है। आई डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी, आई डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी, इसका मतलब कि उसने डिसाइड किया अभी और अभी वो काम हुआ नहीं है। और अगर वो काम हुआ नहीं है तो आप उसको टू प्लस वी वन में रखो, ठीक है। अब दो चार वर्ब्स देख लो आप के जो जिसके बाद आप टू प्लस वी वन का यूज कर सकते हैं। जैसे एक तो डिसाइड हो गया, डिसाइड, ऑफर, मैनेज, होप। मतलब मान लो ये वी टू में मिल जाए, डिसाइडेड, ऑफर्ड, मैनेज्ड, होप, इनके बाद में आपने टू प्लस वी वन का यूज करना है। हालांकि और भी कई वर्ब है, जैसे मान लो मैं कह दूं अरेंज, लर्न, फॉरगेट। अच्छा ये जो एक होता है रिमेम्बर, इसके बाद में आईएनजी भी आ सकता है, टू प्लस वी वन भी आ सकता है। अभी एक दो वीडियो पहले मैंने आपको ये सब बताया था। जैसे अगर मैं लिखूं कि आई फॉरगॉट टू गो देयर, और अगर मैं कह दूं आई फॉरगॉट गोइंग देयर। अब ऐसा नहीं है कि ये गोइंग वाला गलत हो गया, बस फर्क क्या हुआ, ये किसी वन टाइम इवेंट की बात है कि मैं वहां जाना भूल गया। आई फॉरगॉट गोइंग देयर, मैं वहां जाना भूल जाता था, ये पास्ट की हैबिट बता रहा है। रिमेंबर के साथ भी यही सीन है। अरे ये थोड़ा सा कट गया ना ये, अब ठीक है ना। आई फॉरगॉट गोइंग देयर, आई फॉरगॉट गोइंग देयर का मतलब क्या हुआ कि ये उसकी हैबिट हुआ करती थी। रिमेंबर में भी ऐसे ही, आई रिमेंबर टू आस्क अ क्वेश्चन, मुझे एक प्रश्न पूछना याद था। आई रिमेंबर आस्किंग, याद है, सॉरी याद था नहीं, याद है। आई रिमेंबर आस्किंग अ क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन पूछना याद रहता है। ये हैबिट बता रहा है और ये वन टाइम इवेंट बता रहा है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में आपने टू प्लस वी वन का यूज करना होता है। और अगर आप टू प्लस वी वन
नहीं यूज करते हो, आईएनजी यूज करते हो इन दो वर्ब्स के अंदर, तो वो हैबिट बन जाती है ना। एक और लिख लो इसके साथ में, फेल, अफोर्ड, ये इसके साथ की है। इनके बाद आपको 2+V1 का यूज करना होता है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग नोट्स बना रहे होगे इसके, है ना। देखो अब अगर डिसाइड वाले में अगर आप नेगेटिविटी बनाना चाहो सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है, आई डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। वैसे तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है, लेकिन इसके साथ में डिसाइड के साथ में आपने नॉट लगा दिया। आई डू नॉट डिसाइड टू गो देयर, उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? आई डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। आई डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। प्रॉमिस भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। तो खैर ये तो आपको याद रहेगा ही। नेक्स्ट, आई डोंट नो टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे ये नो है, आस्क है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, ये कुछ वर्ब्स हैं। देखो इन वर्ब्स को जब आप पूछने में यूज करते हो ना, पूछने में, अभी जैसे बताने की जगह जब आपने इनको पूछने में यूज किया, तो होता क्या है कि ये थोड़ा सा चेंज आता है इनके अंदर। और अगर ये पूछने में यूज करते हो, और भी वर्ब्स आ सकते हैं वैसे तो पूछने के अंदर। जैसे मान लो मैं कह दूं अंडरस्टैंड, वंडर, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड, वंडर, एक्सप्लेन, लर्न। तो जब ये पूछने में यूज होती है ना, ऐसी और भी वर्ब्स है, तो इसके बाद में 2+V1 आ जाएगा यहाँ, और ये मुझे लगता है कट जाएगा। 2+V1 आ गया, है ना, नहीं कटा। तो इन दोनों के बीच में आपको एक WH वर्ड लगाना होगा। इन दोनों के बीच में आपको एक WH वर्ड लगाना होगा। जैसे मैं लिख दूं, वी आस्क हाउ टू गेट टू द स्टेशन। हमने पूछा कि स्टेशन कैसे पहुंचा जाएगा, तो हाउ आ गया ना बीच में अभी। जैसे आप किसी से पूछो, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, WH वर्ड आ गया। तो ठीक वैसे ही इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आपको कुछ कमी लगेगी, और वो कमी क्या है? आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई, आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। मैं नहीं जानता कि कैसे मैंने अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, आई रिमेंबर्ड लॉक द डोर व्हेन आई लेफ्ट बट आई फॉरगॉट शट द विंडोज। अब ये वन टाइम इवेंट की बात कर रहा है, हैबिट की बात नहीं कर रहा है। कि आई रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर, कि मुझे याद था डोर को लॉक करना, बट आई फॉरगॉट टू शट द विंडोज। अच्छा अगर आप इसको ऐसे लिख दें तो, आई रिमेंबर्ड locking the door when I left, but I forgot shutting the windows। तो ये जो है ना लॉकिंग और शटिंग, ये कब सही हो सकता है? जब यहाँ पर when की जगह पर ये whenever लिख दें। अब आप कहो कि दोनों में क्या फर्क हुआ? when जो है वो वन टाइम इवेंट को बताता है, whenever जो है वो उसकी हैबिट को बता देता है। तो जो येलो वाले में मैंने लिखे है ना, तो वो तो हो गई इसकी हैबिट, और हैबिट अगर आप बता रहे हो तो फिर वो आईएनजी फॉर्म में आ गया, लॉकिंग और शटिंग आ जाएगा।
लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2+V1 की, तो फिर वो हैबिट को नहीं बता रहा, वो वन टाइम इवेंट को बता रहा है। कैसी लगी आज की वीडियो? मुझे लगता है कि काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में कल फिर मिलेंगे हम लोग, और इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, जल्दी से जल्दी 1000 पार करवाइए, अब की बार 1000 पार, ठीक है? तो फिर अपने लाइव भी आया करें, फिर लाइव में मजा तभी है जब बहुत सारे लोग साथ में जुड़े हों। 1000 के बाद ही लाइव आएंगे, बीच में प्रयास किया था लाइव आने का, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।